नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को दी मंजूरी। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक्स की अनुमति देना और 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य अगले वर्ष 1 अप्रैल तक पूरा करना है मकसद। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लीज पट्टा मामले पर कल उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल और खनन पदाधिकारियों से ईडी की पूछताछ जारी। और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए बोकारो स्टील प्लांट और डालमिया सीमेंट के बीच करार पर हस्ताक्षर। प्रत्येक वर्ष 600 युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधनों का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को अगले वर्ष 1 अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा संशोधन राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देने के लिए भी है। इन संशोधनों से मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जैव ईंधन के उत्पादन बढ़ने से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल को उनकी किसी भी सहायक इकाइयों और संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के अधिकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कान फिल्म समारोह में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान श्री ठाकुर सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा, फ्रांस में भारतीय दूत जावेद अशरफ और CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी के साथ एक संवाद सत्र में शामिल हुए। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और R माधवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े और उर्वशी रौतेला, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, संगीत उस्ताद AR रहमान, गायक मामे खान ने भी सत्र में भाग लिया। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल 16 जिलों के 50 प्रखंडों में सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दूसरे चरण में रांची के भी नगड़ी, इटकी, बेड़ो, लापुंग और कांके प्रखंड में वोट डाले जाएंगे। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम से मतदान कर्मियों और पीठासीन पदाधिकारियों को संबंधित क्लस्टर और बूथों के लिए रवाना किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल राज्य की 872 पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्य के 10,614, मुखिया के 872, पंचायत समिति सदस्य के 1,059 और जिला परिषद सदस्य के 103 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 38,82,628 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर 3,700 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों और 4,451 संवेदनशील मतदान केंद्रों के साथ साथ पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह IG अभियान अमोल होमकर ने बताया कि अति संवेदनशील और नक्सल इलाकों में ड्रोन से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मतदान के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हवाई निगरानी भी की जा रही है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। उधर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए कोडरमा जिले में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी पोलिंग पार्टियों को आज सेक्टर और क्लस्टर के लिए रवाना कर दिया गया है। कोडरमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान कर्मियों के बीच चुनाव सामग्री का वितरण किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन इस मौके पर मौजूद रहे और मतदान कर्मियों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं से भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। कल कोडरमा के सतगावा, मरकच्चो और डुमचांच प्रखंड में वोट डाले जाएंगे। इधर तीनों प्रखंड में 542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 51 महिला बूथ हैं। कुल 652 सीट के लिए 1036 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला कल मत पेटियों में बंद हो जाएगा।
वहीं खूंटी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल कर्रा, तोरपा और रनिया प्रखंड में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं वार्ड सदस्य पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर निर्वाचन क्षेत्र के कुल 485 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों को बिरसा कॉलेज परिसर अवस्थित बहुउद्देशीय भवन में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को क्लस्टरों के लिए रवाना किया गया। गुमला जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान कल घाघरा, गुमला और बिशुनपुर प्रखंड में होगा। इसे लेकर चंदाली स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया गया है। सभी मतदान कर्मी आज क्लस्टरों में रुकेंगे। इसके बाद कल सवेरे सभी अपने अपने बूथों में जाकर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। मतदान कर्मियों की रवानगी के मद्देनजर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता और जिला परिवहन पदाधिकारी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। द्वितीय चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी मतदान कर्मियों से धैर्यपूर्वक और निर्भीक होकर मतदान कराने की अपील की गई है। वहीं गिरिडीह जिले में द्वितीय चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। द्वितीय चरण में गिरिडीह के वैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव होना है जिसकी सीमाएं बिहार राज्य से सटती हैं। गिरिडीह के डीसी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि 3,80,000 मतदाता कल 1,092 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में 4,800 मतदान कर्मी लगे हुए हैं। आज सभी को क्लस्टरों के लिए रवाना कर दिया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और राज्य में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में अपना दावा पेश किया है। विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने आज कहा कि इस संबंध में 1-2 दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पार्टी अपनी बात रखेगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारी वलन को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत रिहा करने के आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत पेरारी वलन को रिहा करने की सिफारिश को बेवजह लटका नहीं सकते हैं। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और BR गवई की खंडपीठ ने कहा कि तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक कारणों को ध्यान में रखते हुए पेरारी वलन को छूट देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनियों से करीबियों के जुड़े मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शेल कंपनियों से संबंधित कई दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का दावा किया है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल से ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। राज्य के कई खनन पदाधिकारियों से भी ईडी पूछताछ कर रही है। और सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। श्री सिन्हा आज हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि होल्डिंग और जल टैक्स में बेतहाशा वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा रही है। सांसद ने
IAS अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस्पात के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त बोकारो स्टील प्लांट और देश की जानी मानी कंपनी डालमिया सीमेंट ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में बोकारो निवास में बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन एवं डालमिया भारत फेडरेशन के बीच आज एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं का तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक है। डालमिया फाउंडेशन के डीडी सह CEO विशाल भारद्वाज ने कहा कि प्रत्येक साल कम से कम 600 बेरोजगार युवाओं का स्किल डेवलपमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं प्रथम बैच में 90 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और गिरिडीह जिले में डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह में डेंगू से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर गिरिडीह सदर अस्पताल में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर जन जागरूकता हेतु कार्यशाला एवं विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश प्रसाद ने बताया कि यह वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होता है। अपने आसपास गंदा पानी जमा नहीं होने दें। उन्होंने बताया कि रात में सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें। सतर्कता ही इस बीमारी से बचाव का उपाय है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। और आज का प्रश्न है, झारखंड में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। झारखंड में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। मेल एक बार फिर से नोट कर लें, rnuairranchi@gmail.com। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पूर्व महानिदेशक बिमला भल्ला का कल रात निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा की अनुभवी अधिकारी श्रीमती बिमला भल्ला ने नवंबर 1990 से सितंबर 1992 तक आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक के रूप में कार्य किया। वे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत मीडिया इकाइयों में विभिन्न पदों पर भी रहीं। देवघर जिले में हड़ताल पर गए डॉक्टर आज से काम पर लौट आए हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर कुंदन के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट करने के बाद सभी चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। आज पुराने सदर अस्पताल स्थित झांसा व आईएमए के प्रतिनिधि के साथ एसडीओ दिनेश कुमार यादव और एसडीपीओ पवन कुमार से बात हुई। वार्ता के बाद आंदोलन को फिलहाल 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सभी सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सक अपने अपने काम पर लौट गए हैं। सदर अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में फिर से इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बहाल कर दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को दी मंजूरी। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देना और 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य अगले वर्ष 1 अप्रैल तक पूरा करना है मकसद।
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लीज पट्टा मामले पर कल उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और खनन पदाधिकारियों से ईडी की पूछताछ जारी। और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए बोकारो स्टील प्लांट और डालमिया सीमेंट के बीच करार पर हस्ताक्षर। प्रत्येक वर्ष 600 युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।